26 मीटिंग जो हम पढ़ रहे थे उसका लास्ट पार्ट आज हम देख लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक में ऑफ रहेगा, मैं यहाँ नहीं हूँ, तो नेक्स्ट वीक में तो नहीं मिल पाएंगे। तो आज 26 मीटिंग कंप्लीट कर देते हैं। अब इससे पहले जो मैं एक योग सूत्र के बारे में जब मैं सोच रहा था तो एक इंटरेस्टिंग बात मुझे सामने आई कि एक अष्टांग योग शब्द अंदर आता है, और मुझे लगता है कि उसके बारे में कई लोगों को इतनी क्लैरिटी नहीं है, कुछ स्पष्टता नहीं है, और इसको जिस तरह समझना चाहिए वो समझते नहीं है। हकीकत में अष्टांग योग में ये 8 अंग है या 8 स्टेप्स है, क्योंकि जब इंग्लिश में बात होती है तो लोग उसको स्टेप्स बताते हैं। अब स्टेप्स का मतलब तो एक के बाद दूसरा, जैसे लेडर में होता है पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तो इस तरह हो गया। तो क्या अष्टांग योग इस तरह है कि भाई पहले जैसे हम जानते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो पहले भाई यम का अभ्यास करो, फिर नियम का अभ्यास करो, फिर आसन प्राणायाम करो, फिर आगे जाओ। क्या ऐसा है? नहीं, हकीकत में ऐसा है नहीं। ये जो है वो इसको अंग इसलिए कहा है कि ये इंडिपेंडेंट भी है और जुड़ा हुआ भी है। तो इंडिपेंडेंट है, जैसे कि एक हमारा शरीर का हाथ है, तो हाथ शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, फिर भी वो इंडिपेंडेंट है। हाथ सब कुछ कर सकता है अपने आप में अकेला। इसी तरह ये हर एक अंग जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, वो अष्टांग योग से जुड़ा हुआ है, पर फिर भी वो अपने आप में एक अंग, एक इंडिपेंडेंट अंग भी है, और इसलिए इसका अभ्यास इस तरह हो सकता है। अब दूसरी बात ये होती है कि भाई ये क्या शुरुआत यम नियम से ही करनी पड़ेगी? तो हकीकत में आप जरा योग सूत्र क्या डिटेल में स्टडी करोगे तो पता चलेगा कि यम नियम तो शुरुआत में ठीक है, एक नीति नियम के रूप में हम उसका ये कर सकते हैं अभ्यास कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पर आप सही मायने में देखोगे तो ये कोई इतना आसान नहीं है। ये यम नियम जो है सबसे कठिन है। आप आसन प्राणायाम कर सकते हो, शायद प्रत्याहार के ऊपर भी पहुंच सकते हो, पर सबसे कठिन ये जो है वो तो यम नियम है, और वो ही पहले क्यों रखा है? तो हकीकत ये है कि यम नियम जो सिद्ध होते हैं वो तो प्रत्याहार के अंदर सिद्ध होते, सॉरी प्रत्याहार भी नहीं, समाधि के अंदर सिद्ध होते हैं। जब यम नियम का आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये तो इसका जो ये है वो तो रिजल्ट तो जैसे अहिंसा, तो पहला ही यम है अहिंसा। अब अहिंसा का उसका फल क्या है? तो वो आगे बताते हैं कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर परित्याग। तो मतलब कि ये जो व्यक्ति के अंदर अहिंसा प्रतिष्ठित होती है, एस्टेब्लिश हो जाती है, उस व्यक्ति के अंदर से वैर भाव निकल जाता है। और वो व्यक्ति के अंदर वैर भाव तो नहीं रहता है, पर सामने उसके सामने जो व्यक्ति आती है उसके अंदर भी वैर भाव नहीं रहता है। और तावरिया जी ने तो योग सूत्र में यहाँ तक लिखा है कि अगर ऐसा कोई योगी है और उसके सामने बाघ और शेर आ जाते हैं तो वो भी कुछ नहीं करते, वो भी शांत हो जाते हैं, वो कभी उसके ऊपर हमला नहीं करते, क्योंकि ये स्टेज के ऊपर पहुंचे हुए व्यक्ति के वाइब्रेशन, कंपन इतने स्ट्रांग होते हैं कि जो वाघ और शेर के जो कंपन हैं उसके जो वाइब्रेशन है उससे तो कई गुना ऊंचे वाइब्रेशन इनके होते हैं। दूसरा, योगी के वाइब्रेशन जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और जो जानवर होते हैं उसका नेगेटिव होता है। तो कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव को जीत नहीं सकता है। तो इसीलिए कोई खूंखार प्राणी होता है तो भी वो योगी के सामने कुछ नहीं कर सकता है, वो शांत हो जाता है। और ये तावरिया जी ने लिखा है। ये कहने का मतलब ये है कि ये जो है यम नियम तो जो है वो ये समाधि के अंदर सिद्ध होते हैं। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि भाई ये यम नियम कोई शुरुआत नहीं है। तो प्रश्न ये होता है कि भाई ये अष्टांग योग के अंदर कब एंट्री मिलती है, अष्टांग योग कहाँ से शुरू होता है?
तो तावरिया जी के साइंस के हिसाब से प्रत्याहार से अष्टांग योग की शुरुआत होती है। पहले प्रत्याहार में, इसके पहले साधक को बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती है पूर्व भूमिका के रूप में, जैसे हम कर रहे हैं आज। रिफाइनिंग है, 3 स्टेप है, फेज है, प्रिज्म है, बहुत सारा हम करते हैं। तो एक दिन हम सीधे प्रत्याहार के ऊपर पहुंच जाएंगे और फिर हमारा वहाँ से अष्टांग योग चालू होगा। तो ये एक बड़ी अजीब बात आपको लगेगी, पर हकीकत ये है। और इसीलिए तावरिया जी ने तो क्रम भी उल्टा क्रम में बात की है। जैसे वो कहते हैं कि भाई प्रत्याहार के बाद में प्राणायाम आता है। अब महर्षि पतंजलि के ये जो सीक्वेंस है उसके अंदर पहले प्राणायाम आएगा, फिर प्रत्याहार आएगा। तो क्यों उन्होंने ऐसा कहा कि प्रत्याहार के बाद प्राणायाम? क्योंकि प्रत्याहार के अंदर आगे जाता है। अब जब प्राण शुद्ध होता है तब प्राणायाम हो सकता है। तो ये एक इस तरह साइंटिफिकली इसको समझना चाहिए, न कि एक ये स्टेप्स के रूप में कि भाई पहला यम आया, फिर नियम आया, फिर आसन आया, फिर प्राणायाम आया। इस तरह नहीं है। ये जो है वो उसको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि अष्टांग योग जो है अपने आप में एक इंडिपेंडेंट अंग है और उसकी शुरुआत तो प्रत्याहार से होगी। और इसीलिए पहला ही सूत्र ये है कि अथ योगानुशासनम, कि अब हम योग के अनुशासन में आते हैं। मतलब इसके पहले हमने बहुत कुछ कर चुके हैं और अब हम अनुशासन के अंदर आते हैं। तो अनुशासन में आए इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमारा अष्टांग योग चालू हुआ, और वो जब प्रत्याहार में एंट्री होती है उसके बाद में हमारा अष्टांग योग चालू होता है। तो ये बात खास समझनी है, और ये बात आपको कोई किताब में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो है वो आप उसका पूरा रेफरेंस समझेंगे, पूरी चीज़ समझेंगे। जैसे मैंने बताया कि भाई ये यम का क्या फल है, तो 5 यम के फल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो ये तो समाधि के अंदर ये यम नियम का रिजल्ट तो मिलता है। तो इस तरह ये जो है इसको अष्टांग योग को इस तरह समझना चाहिए। तो एक कभी कभी एक्सरसाइज करते मुझे ऐसे विचार आते हैं, तो ये विचार मुझे आया था, मैंने सोचा चलो शेयर करूँगा ये इसका। ठीक है, अभी 26 मीटिंग पढ़ते हैं। थोड़ा आज इंटरनेट थोड़ा वीक है, कभी कभी थोड़ा आवाज़ थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है, पर आप शांति से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि त्रिनों बन के बारे में, और उसके साथ में उन्होंने अश्विनी मुद्रा और वज्रोली मुद्रा के बारे में भी बताया था। और इन सब की असर, खास करके मूलबन की असर तीनों प्रकार की जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर किस तरह पड़ती है, वो सारी चीज़ें हमने देखा था। और लास्ट में ये भी देखा था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स का के ऊपर सीधा प्रभाव, खास करके मूलबन का बहुत सीधा प्रभाव पड़ता है। और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ये मूलबन काफ़ी उपयोगी है। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 17, डिस्कोर्सेस 2, मीटिंग पेपर 26. On a more subtle level, each is related to a chakra, but none is specifically related to Mooladhara. Though Yoga mentions that perennial body itself is a gland. अब ये जो है ये सब जो ग्लैंड्स है वो ग्लैंड्स का चक्र के साथ संबंध है। ये तो हम पहले देख चुके हैं कि भाई जो अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग पिट्यूटरी वगैरह जो ग्लैंड है वो फिजिकल बॉडी के अंदर है, उसी सेम लेवल पर एस्ट्रल बॉडी के अंदर ये चीज़ें होती है। जैसे ये पिट्यूटरी पिनियल वगैरह है ब्रेन में, तो उसके सामने एस्ट्रल के अंदर जो होता है वो अपना सहस्त्रार, बिंदु, फिर आग्नाक चक्र, ये सब ब्रेन के जो अंदर जो है वो एस्ट्रल के चक्र है, और उसका फिजिकल के अंदर ये ग्लैंड्स है। पर यहाँ कहते हैं कि मूलाधार का कोई रिलेटेड कोई चक्र नहीं है, पर पेरिनियल बॉडी जो है वो ही अपने आप में उसका चक्र कह सकते हैं। तो पेरिनियल बॉडी एक ग्लैंड के रूप में, और पेरिनियल बॉडी क्या है, हमने देखा कि पूरी हमारी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है वो पेरिनियल बॉडी के अंदर आते हैं, और एक्सक्रीशंस के जो ऑर्गन है वो सब पेरिनियल बॉडी के अंदर आते हैं। तो ये अपने आप में एक मूलाधार के साथ
ये पेरिनियल बॉडी का संबंध प्रस्थापित होता है। द प्रैक्टिस ऑफ मूलबंध activates it and has in turn subtle effects on the brain, pituitary, pineal and hypothalamus complex and also stimulates the gonads. अब इसकी जो सतल इफेक्ट इसकी उत्पन्न होती है ये मूलबंध की, वो जो है वो हमारी ग्लैंड्स के ऊपर होती है और ब्रेन के ऊपर होती है। तो ब्रेन, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो सब ब्रेन के अंदर है, उसके ऊपर इसका सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। और साथ में जो गोनेड्स है उसको भी वो स्टिमुलेट करते हैं। गोनेड्स मतलब हमारा जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है लेडीज और जेंट्स के अंदर, वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को गोनेड्स कहा जाता है। द एनर्जी क्रिएटेड इज ओजस एंड can be channeled by Vajroli Mudra. The practice of Vajroli Mudra is learned after मूलबंध to prevent dissipation of sex energy. तो ये सेक्स एनर्जी जो है वो मूलबंध करके हमने सेक्स एनर्जी को रिफाइन कर लिया, ठीक ठाक कर लिया। उसके बाद में हमें वज्रोली मुद्रा का अभ्यास करना पड़ेगा। तो वज्रोली मुद्रा से क्या होगा कि ये जो है सेक्स एनर्जी का डिसिपेशन, उसका जो दुर्व्यय होता है वो जो है वो अटक जाएगा और दूसरा आगे जाके उसके अंदर सब्लिमेशन आएगा, मतलब ऊर्ध्वीकरण आएगा। तो सेक्स एनर्जी को ऊर्ध्वीकरण करने के लिए ये वज्रोली मुद्रा बहुत उपयोगी है। अब सेक्स एनर्जी के भी दो रूप है, एक स्थूल रूप और एक सूक्ष्म रूप। और स्थूल रूप के अंदर ये वीर्य, रज वगैरह जो है वो उसका स्थूल रूप है, पर जब वो चैनलाइज होते हैं, वो रिफाइन हो जाते हैं, तो उसका सूक्ष्म रूप जो है वो ओजस होता है और दूसरा जो है वो तेजस भी होता है। तो व्यक्ति के अंदर जैसे जैसे ओजस बढ़ता है और साथ में तेजस बढ़ता है, वो व्यक्ति तेजस्वी बनती जाती है। जिसके अंदर ब्रह्मचर्य सिद्ध होता है तो वो व्यक्ति तेजस्वी बन जाती है। तो ये जो है ये इसके अंदर पहले मूलाधार मतलब कि मूलबंध और बाद में ये जो है वज्रोली मुद्रा, ये दोनों की प्रैक्टिस इसके अंदर सेक्स एनर्जी को रिफाइन करने और चैनलाइज करने के लिए बहुत उपयोगी है। मूलबंध ब्रिंग्स अबाउट अ कंट्रोल ओवर द एंडोक्राइन सिस्टम। द मेन इफेक्ट इज ऑन द एनर्जी सिस्टम, द बॉडी, द प्राण एंड चक्रास। मूलबंध की जो सबसे अच्छी असर जो है वो पूरी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है उसके अंदर उसकी होती है और उसके ऊपर कंट्रोल आता है। मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जब चाहा जो सिक्रेशंस होते हैं हार्मोन के वो बढ़ या कम नहीं होंगे, उसके ऊपर कंट्रोल आएगा। जिस टाइम पर जितने हार्मोन्स की ज़रूरत है इतने ही ये ग्लैंड्स रिलीज करेंगे। तो एक ये कंट्रोल आता है। और एनर्जी सिस्टम जो है बॉडी की, उसके ऊपर, बॉडी इटसेल्फ के ऊपर और प्राण और चक्र, ये सब के ऊपर मूलबंध का प्रभाव पड़ता है। इट इज़ ए प्राणिक टेक्निक। तो मूलबंध क्या है? ये प्राण की एक टेक्निक है। इसमें हम प्राण को ऊपर चढ़ाते हैं, जो नीचे सुषुप्त अवस्था में पड़ा है उसको हम ऊपर चढ़ाने का काम करते हैं, वो ये मूलबंध का है। ऑल बंधस डील विथ प्राणिक एनर्जीज एंड रियल वर्क इज साइकिक। अब ये जो बंध का जब अभ्यास करते हैं तो उसकी असर तो प्राण के ऊपर पड़ती है, पर प्राण की असर किसके ऊपर पड़ेगी? साइकिक, मतलब कि चैतसिक, जो हमारा चित्त है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्राण और चित्त दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता है। तो जब ये प्राणिक एक्टिविटी हम करते हैं और इससे प्राणिक एनर्जी को हम बढ़ावा देते हैं तो उसका प्रभाव जो है वो चैतसिक होता है, साइकिक होता है। तो रियल वर्क बाद में साइकिक हो जाएगा। तो शुरुआत प्राणिक से होती है और बाद में रियल वर्क साइकिक शुरू हो जाएगा। When pranic energy in a मूलबंध has been refined, the dormant potential energy is released and it then gushes up the central channel सुषुम्ना। अब ये मूलबंध के द्वारा जो प्राणिक एनर्जी है वो रिफाइन होती है। तो क्या होता है कि ये उस एरिया के अंदर जो डोरमेंट रूप में जो ये एनर्जी पड़ी है, प्राण की ऊर्जा जो पड़ी है, वो रिलीज होती है
और फिर वो प्रवाहित होके जो सुषुम्ना नाड़ी है उसके अंदर वो जाती है, सेंट्रल चैनल जो है सुषुम्ना, तो सुषुम्ना के अंदर फिर वो ऊर्ध्वगमन करती है। तो ये इस तरह ये मूलबंध जो है वो बहुत सारा काम प्राणिक ऊर्जा के ऊपर करता है, उसको रिफाइन करता है, उसको अपग्रेड करता है और सुषुम्ना में उसको चैनलाइज करके ऊपर की ओर ले जाता है। प्राण इज वाइटल ओमनी प्रेजेंट एनर्जी ऑफ द कॉस्मोस। तो दो प्रकार की एनर्जी कॉस्मोस के अंदर है, पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है। एक जो है वो ये वैश्विक प्राण ऊर्जा और दूसरी जो है वैश्विक चैतसिक ऊर्जा। तो ये दो प्रकार की ऊर्जा है। तो वैश्विक प्राण ऊर्जा है, उससे हमारे अंदर बॉडी ब्रेन सिस्टम में वैश्विक प्राण हमारे अंदर इंडिविजुअल प्राण के रूप में आता है, और जो वैश्विक चित्ती मतलब यूडीएम है, यूनिवर्सल डिवाइन माइंड, वो हमारे अंदर इंडिविजुअल माइंड बन के आता है। और ये दोनों ओमनी प्रेजेंट है, मतलब हर जगह पर व्याप्त है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ प्राण न हो, चाहे वो भू हो, भुव हो, स्व हो, हर जगह के ऊपर ये प्राण होता है। और हम जो प्राण लेते हैं, हमारी पृथ्वी जो प्राण लेती है और हम जो प्राण का उपयोग करते हैं, उसको वो जो प्राण हमें सूर्य से मिलता है। तो सूर्य एक बहुत पावरफुल एक ये है जिसके अंदर से हमेशा प्राण रिलीज होता रहता है, पर वो सूर्य का प्राण हम डायरेक्ट ले नहीं सकते क्योंकि बहुत उग्र है, बहुत हैवी कंपनों वाला है। तो उसको पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी उसको एब्सॉर्ब कर लेती है और अपने कोर के अंदर ले जाती है और उसका चर्निंग करके उसको माइल बनाती है, और फिर वो पृथ्वी जो समंदर किनारा है या नदी किनारा है और पर्वत है, ऐसी जगह पर से पृथ्वी वही प्राण को हवा में फेंकता है, एटमॉस्फेयर के अंदर आता है, और वो प्राण का हम उपयोग करते हैं। मतलब सूर्य का सीधा प्राण का हम उपयोग नहीं कर सकते, पृथ्वी जब उसको माइल बनाती है तभी उसका हम उपयोग कर सकते हैं। हाँ, कोई योगी होता है बहुत एडवांस योगी, तो वो सूर्य का डायरेक्ट भी प्राण को ले सकता है। ईडा रिप्रेजेंट्स मेंटल एनर्जी एंड पिंगला फिजिकल एंड सुषुम्ना साइकिक। द चक्रास एक्ट एज जनरेटर्स। अब ईडा नाड़ी जो है उसके साथ में मेंटल एनर्जी, एंड मेंटल एनर्जी मतलब क्या कि मनोव्यापार। हमारे जो 4 केंद्र जो है IESM का जो व्यवहार है वो जो मेंटल एनर्जी से चलता है, वो 4 एनर्जी है वो ईडा से रिलेटेड है या ईडा रिप्रेजेंट करती है। पिंगला से हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर जो एनर्जी वगैरह काम करती है उसका ये रिप्रेजेंट करती है। और सुषुम्ना जो है वो साइकिक माने चैतसिक शक्ति जो है उसको वो रिप्रेजेंट करती है। और चक्र जो है वो जनरेटर के रूप में काम करते हैं। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए जनरेटर्स होते हैं। तो हमारा बॉडी के अंदर भी ऊर्जा तो चाहिए, ऊर्जा अगर नहीं होगी तो फिर ये जनरेट नहीं हो पाएगा। तो इसको जनरेट करने के लिए ये चक्र जो है वो काम करते हैं। The 72,000 nadis originate from the Kanda, Muladhara. This Kanda is egg-shaped seat of life in the astral body. अब ये जो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं और वो जो है वो मूलाधार से निकलती है। और मूलाधार के पास में ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक कंद जैसे एक चीज़ जो होती है, हालांकि वो सूक्ष्म है, फिजिकली दिखाई नहीं देती है, और वो एक शेप का एक वहाँ एक छोटा सा एक कंद है, एक जगह है, एक सूक्ष्म ऑर्गन है, और वो जो है वो सीट ऑफ लाइफ है। सीट ऑफ लाइफ मतलब कि जो जीवन की ऊर्जा जो है वो वहाँ से शुरू होती है। तो पर्पज ऑफ बर्थ एंड डेथ में तावड़िया जी क्या लिखते हैं कि 2 ऊर्जा है, लाइफ एंड अवेयरनेस। तो लाइफ ऊर्जा जो है वो हमेशा हमारे मूलाधार से अंदर प्रवेश करती है, और अवेयरनेस की ऊर्जा जो है वो हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो ये जो है यहाँ मूलबंध जो है वो उसके द्वारा जो मूलाधार चक्र है उसके अंदर से उसके द्वारा हम ये लाइफ एनर्जी जो है
उसको हम अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए तो हमारी लाइफ चालू रहती है। लाइफ तो जब हम कहते हैं भाई जब तक जीवन है तब तक सब कुछ है, मतलब कि जिस मोमेंट के ऊपर ये लाइफ एनर्जी हमारे सिस्टम के अंदर आनी बंद हो जाती है, उस मोमेंट पर ये बॉडी ब्रेन सिस्टम काम करना बंद कर देता है। और अवेयरनेस की ऊर्जा जितनी प्रमाण में हमारे अंदर आती है, इतनी अवेयरनेस से हम जीते हैं। अवेयरनेस को बढ़ाना है तो हमारे अंदर ये ऊर्जा को हमें ज़्यादा हमारे अंदर एब्सॉर्ब हो सके, ऐसे हमें ऐसे प्रयोग करने पड़ते हैं। द नर्व बंडल that comes out of the spine at the level of the hips travel down to the perennial body। अब ये जो हम जानते हैं कि भाई हमारी जो नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम जो है वो ये स्पाइन से गुजरती है। हमारी हमने देखा ना पहली जो हमारी जो नर्वस सिस्टम है ना, क्या कहते हैं उसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से गुजरती है, और वो जो है वो उसके जो नर्व्स के जो बंडल है वो मतलब कि नर्व जो है इटसेल्फ वो ट्रैवलिंग करती है, स्पाइन से नीचे की ओर जाती है और वो पेरिनियल बॉडी तक वहाँ नीचे तक पहुँचती है। मूलबंध ऑपरेट सर्टेन स्विचेस इन द ब्रेन। These 72,000 nadis meet at the other end in the thalamus। तो ये मूलबंध का जब हम करते हैं तो उसका प्रभाव ब्रेन के ऊपर पड़ता है। तो ब्रेन के अंदर सूक्ष्म पॉइंट होते हैं, तो जैसे तावरिया जी ने बताया कि 72 पॉइंट्स ब्रेन के अंदर है और 72 पॉइंट्स बॉडी के अंदर है, पर दोनों का जो कोरिलेशन जितना होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये जब हम मूलबंध का अभ्यास करते हैं तो ये ब्रेन के अंदर जो ये पॉइंट्स पड़े हैं, जो डॉर्मेंट रूप में है, सुसुप्त अवस्था के अंदर है, उसको जागृत किया जाता है। और ये जो 72 नाड़ीज जो है उसका 2 छोर है, एक छोर नीचे की ओर पेरिनियल बॉडी की ओर है और दूसरा जो है उसका एंड पार्ट जो है वो थैलेमस के अंदर जाता है, मतलब ब्रेन के अंदर जाता है। Upon is the downward movement force below the navel, and pran resides in the chest and moves with breath, and the union of the two should take place in Manipura। अब ये भी हम आगे पहले देख चुके हैं कि भाई अपान का जो एरिया है वो नीचे का एरिया है, जहाँ से हम ये मूलाधार या मूलबंध करते हैं वो एरिया अपान का है, और प्राण जो है वो ऊपर की ओर रहता है, चेस्ट का जो एरिया है वो एरिया के अंदर रहता है। और जब हम ये बंध का अभ्यास करते हैं तब ये दोनों आके जो हमारा मणिपुर चक्र है, नेवल पार्ट है, वहाँ आके दोनों मिलते हैं। नीचे से अपान ऊपर उठता है और ये ऊपर से प्राण नीचे की ओर जाता है, और दोनों का मिलन स्थान जो है वो मणिपुर चक्र है। इफ ब्रीदिंग इज रॉन्ग the prana movement is wrong, and if rhythmic the prana movement is rhythmic। तो ये श्वास के ऊपर हमारा प्राण का बहुत ये है, उसकी एक असर होती है कि हमारा श्वास किस तरह चलता है। अगर श्वास ही गलत चलता है, मतलब श्वास के अंदर कोई रिदम नहीं है, श्वास के अंदर जो उसके रेट है, रेस्पिरेटरी रेट, वो कोई फिक्स नहीं है, कभी 15 चला, कभी 17 चला, कभी 20 चला, तो इस तरह अगर रेस्पिरेटिव रेट जो है वो भी आगे पीछे होता है और उसके अंदर रिदम नहीं है, तो हमारा जो प्राण की मूवमेंट होगी वो भी रॉन्ग होगी। और अगर वो रिदमिक बनती है तो प्राण की मूवमेंट भी रिदमिक बन जाएगी। अपान मूव्स अप विथ इनहेलेशन पूरक, एंड प्राण मूव्स डाउन विथ एक्सहेलेशन रेचक, विच बैलेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन देम इन कुंभक रिटेंशन। अब ये जो अपान और प्राण का जो मिलन होता है उसके लिए अपान जब कब ऊपर आता है कि जब हम पूरक करते हैं तब अपान ऊपर आता है, और जब हम रेचक करते हैं तब
प्राण जो है वो नीचे की ओर जाता है, और कुंभक जब करते हैं तब ये दोनों को हम मेंटेन कर सकते हैं, उसका बैलेंस आता है, मतलब दोनों अभी साथ में आ गए और वहाँ वो मेंटेन होते हैं कुंभक के अंदर। मूलबंध इज यूटिलाइज विथ कुंभक। अब कुंभक के साथ में मूलबंध का अभ्यास करना पड़ता है, मूलबंध करना है तो कुंभक का करना ही पड़ता है, और फिर आगे देखेंगे कि दोनों प्रकार की कुंभक का अभ्यास करना पड़ता है, मतलब श्वास लेके श्वास को रोकना है और ये बंद करना है, और इसी तरह हम श्वास छोड़ के भी ये बाह्य कुंभक जिसको कहते हैं, बाह्य कुंभक करके भी हम इसको ये बंद का अभ्यास कर सकते हैं। इट इज practice at first with antar or internal kumbhak, that is internal breath retention. Perineum is contracted and pulled up towards the diaphragm, and then can be practiced the bahir or external kumbhak or external breath retention, which has a more powerful effect. तो इस तरह ये करना पड़ता है कि भाई शुरुआत में अभ्यास जो है वो श्वास अंदर भर के जो पेरिनियम है उसको अंदर खींचना है, श्वास लिया, श्वास को रोका, और फिर नीचे का जो हिस्सा है उसको हम अंदर की ओर खींचते हैं, और उसी तरह बाद में श्वास को बाहर निकल कर पूरा छोड़ के श्वास को बाहर रोक के इसी तरह ये पेरिनियम का एरिया को अंदर खींचते हैं। अब जब हम गोल नकेट करते हैं तो ये हिस्सा तो करते हैं, ऑलमोस्ट इसी तरह हम करते हैं कि श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं, और ये पेरिनियम का हिस्सा जो है उसको दबा के रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके मसल। पर ये जो है वो इसका अभ्यास हम अंतर कुंभक के अंदर भी कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा इसका अभ्यास करना है तो इस तरह आप कर सकते हैं कभी कि श्वास लेके थोड़ा रोको और ये जो नीचे का हिस्सा है पेरिनियम का उसको अंदर की ओर खींचने का प्रयत्न कर सकते हैं, पर उसको हाथ नहीं लगाना है, मसल्स अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। हम जैसे कि भाई गोल नकेट में कई लोग हाथ से एकदम प्रेशर देते हैं, इस तरह इसमें नहीं करना है, उसको मसल्स को अंदर की ओर जाने देना है। तो अंतरकुंभक बहिर्कुंभक दोनों के अंदर ये हो सकता है, पर कहते हैं कि बहिर्कुंभक के अंदर उसकी इफेक्ट और ज़्यादा आती है, वो पावरफुल इफेक्ट होती है। In the beginning, it is Shahit Kumbhak, and in the end, it is Keval Kumbhak or Vidya or Turiya, and gives an highest experience. तो शुरुआत के अंदर जो है वो सहित कुंभक, मतलब कि इसके अंदर श्वास को जो कुंभक को करना पड़ता है, कुंभक के साथ में है, और केवल का मतलब होता है कि ओनली अब सिर्फ कुंभक ही है, उसमें ना ऐसा नहीं है, कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि श्वास लिया फिर रोका और फिर ये कुंभक की स्थिति बनी, इस तरह नहीं होता है। जब व्यक्ति ध्यान और गहरी समाधि के अंदर जाता है जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं, तो तुरीय अवस्था के अंदर जो ये है केवल कुंभक निर्माण होता है, उसके अंदर श्वास न आता है न जाता है, एक ऐसी स्थिति बनती है, उसको केवल कुंभक कहा जाता है। पर शुरुआत में हम लोग जो अभ्यास करते हैं वो सहित कुंभक का, मतलब श्वास लिया, उसको रोका, फिर पेरिनियम को दबाया और फिर श्वास को छोड़ दिया। तो ये सहित कुंभक और केवल कुंभक में इतना अंतर है, और बहुत आसमान जमीन का अंतर है। सस्पेंशन ऑफ ब्रेन टेक्स प्लेस एंड इज द फर्स्ट स्टेप टू इनर कॉन्शियसनेस। अब ये जो सस्पेंशन होता है, जो एक रोकान होता है श्वास को जो रोकते हैं, वो उसके द्वारा हम आगे जाके जो इनर कॉन्शियसनेस है उसकी ओर एक हम फर्स्ट स्टेप बढ़ते हैं। तो ये बंधों का अभ्यास का एक हेतु ये भी है कि हमारी जो इनर कॉन्शियसनेस है उसको हम किस तरह टच कर सकते हैं, इसका हम अनुभव किस तरह कर सकते हैं। तो ये बंधों का अभ्यास से द्वारा, क्योंकि बंधों के अंदर श्वास को तो रोकना ही। दिस सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ प्लेज अ वाइटल रोल in Mulbandha, and only when the mind is concentrated will
द ब्रेथ सीज एंड वाइस वर्सा। तो ये उसका वाइटल रोल है मूलबंध का। जब मूलबंध का हम अभ्यास करते हैं तब श्वास को रोकना अभ्यास अपने आप में हो जाता है। और जब हम इस तरह का ये अभ्यास करते हैं तब क्या होता है कि माइंड भी कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। अब इसकी दो प्रकार की असर होती है। जब माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है तो श्वास अपने आप में बंद हो जाता है, और जब हम श्वास को बंद करते हैं तो माइंड भी अपने आप में कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि माइंड और श्वास जुड़े हुए हैं। तो अगर श्वास को, क्योंकि माइंड को हम सीधे सीधे कंट्रोल नहीं कर सकते, माइंड को हम इवन कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतना भी एक पावर नहीं है कि उसको कॉन्सेंट्रेट करें अच्छी तरह। हम तो प्राण के ऊपर या श्वास के ऊपर ही काम कर सकते हैं, और इसीलिए हमें जो ये करना है तो ये बंधों का अभ्यास और दूसरा अभ्यास करना है प्राण योगा जिसको कहते हैं, ताकि हम ये मनोनिरोध या मन के ऊपर उसका प्रभाव डाल सके। एज मूलबंध इज द स्टोर हाउस ऑफ अ प्राण, मूलबंध इज द की टू रिलीज इट, बट कंट्रोल इज एसेंशियल। अब ये प्राण का स्टोर हाउस है। क्या प्राण का स्टोर हाउस है? मूलबंध। मूलबंध जो है वो ये मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र ये प्राण का स्टोर हाउस है, वहाँ प्राण पड़ा हुआ है सुषुप्त अवस्था के अंदर। और मूलाबंध जो है वो जो प्राणिक ऊर्जा है उसको रिलीज करने की है, एक चाबी है, जिसके द्वारा जो वहाँ स्टोर हाउस में पड़ा हुआ प्राण है उसको हम रिलीज कर सकते हैं। पर उसके लिए ये कंट्रोल आना जरूरी है। तो ये मूलबंध का अभ्यास से हम कंट्रोल जब लाते हैं तब ये स्टोर हाउस का ताला खुलता है और वहाँ से हम प्राण को रिलीज कर सकते हैं। बाय प्रैक्टिस वी गेन कंट्रोल ओवर मैनी न्यूरल, प्राणिक एंड साइकिक फैकल्टीज। तो जब हमारा ये प्रैक्टिस करते जाते हैं और प्रैक्टिस करते करते जब हमारे ये कंट्रोल आता है, प्राण के ऊपर कंट्रोल आता है, तो उसके द्वारा हम न्यूरल मतलब ये जो ज्ञान तंतु वगैरह हैं उसकी फैकल्टी के ऊपर भी हम कंट्रोल पा सकते हैं। प्राणिक जो फैकल्टीज है, प्राण जहाँ काम करते हैं ऐसी फैकल्टीज है उसके ऊपर भी कंट्रोल आता है। और साइकिक जो फैकल्टीज है, ये तीनों प्रकार की फैकल्टीज के ऊपर ये कंट्रोल हम पा सकते हैं। बट देयर मस्ट बी अ विलिंगनेस टू फॉरफिट certain behaviors patterns. Spirituality and orgasm are different expressions of the same life force, and Mulbandha increases sex retentive powers as well as gives sex sublimation. तो पहली बात ये करते हैं कि अगर हमें ये हमारे अंदर कुछ चेंजेस लाना है, हमारे बिहेवियर पैटर्न जो है उसको बदलना है, तो आपके अंदर पहली बात तो ये है कि एक विलिंगनेस आनी चाहिए। और ये विलिंगनेस ऐसी होनी चाहिए कि भाई हमें इस प्रकार की पैटर्न को हमें निकाल देना है। देखो, कैसा नहीं है कि ये कोई ऐसी ब्लाइंड क्रियाएं नहीं है कि बस आंख बंद करके करते जाओ तो सब चेंज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए हमारे अंदर तीव्र इच्छा का होना बहुत ज़रूरी है। और तीव्र इच्छा हमारे अंदर कब आ सकती है कि जब हम निरीक्षण करते हैं हमारे पैटर्न्स को, बिहेवियर्स पैटर्न्स को निरीक्षण करते हैं, और जब हमें लगता है कि नहीं ये मेरी बिहेवियर्स पैटर्न जो है वो बहुत गलत है और उसको मुझे ठीक करना चाहिए और उसका त्याग करना चाहिए, तब जाके फिर ये जो क्रियाओं का रिजल्ट हमें इस तरह अच्छी तरह मिलता है। तो ये खास इम्पोर्टेंट बात ये है जिसको कहते हैं ना अर्जेंसी टू चेंज। अंदर एक फीलिंग आनी चाहिए, अर्जेंसी टू चेंज, कि मेरे अंदर बदलाव आना बहुत ज़रूरी है। ऐसी एक तीव्र अंदर इच्छा आनी चाहिए, तब जाके फिर ये सब अभ्यास करते हैं तो इसका कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है। दूसरी बात उन्होंने की है कि भाई ये स्पिरिचुअलिटी और जो ऑर्गेज्म मतलब जब सेक्स की क्रिया होती है और उसके जो पीक के ऊपर जो अनुभव होता है सेक्स का, उसको ऑर्गेज्म कहते हैं। तो वो एक ही
जो लाइफ फोर्स है उसका ही दोनों स्पिरिचुअलिटी और ऑर्गेनिज्म दोनों के अंदर एक सेम लाइफ फोर्स का उपयोग होता है, अनुभव होता है, पर दोनों का जो एक्सप्रेशन है वो अलग अलग होता है। और मूलबंध जो है उसके द्वारा जो सेक्स एनर्जी का या सेक्स पावर को रिटेन करने का वो शक्ति ज़्यादा मिल सकती है। तो ये सब अभ्यास करते तो सेक्स को रिटेन करना ये एक पावर्स इसके अंदर आता है, और आगे जाके वही सेक्स ऊर्जा को सब्लिमेशन, उसका उद्वीकरण भी कर सकते हैं। मूलबंध एंड अदर बंधस रिलैक्स बॉडी एंड माइंड एंड आर मेंटल परगेटिव्स, releasing the subconscious from suppressed anxieties and hidden mental blocks. We call subconscious memory pool section 2A and B. अब मूल बंध और दूसरे बंधों का अभ्यास करने से क्या होता है कि हमारा बॉडी और माइंड एक तो रिलैक्स होता है, और जो हमारे अंदर जो डीप में जो एंग्जाइटी वगैरह पड़ी है, हमारे अंदर जो दबी हुई जो वृत्तियाँ पड़ी है, चिंता पड़ी है, कई लोगों के अंदर गुस्सा पड़ा है, कई लोगों के अंदर सेक्स भी दबा हुआ पड़ा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो अंदर दबी हुई पड़ी है और उसके द्वारा जो मेंटल ब्लॉक्स आ जाते हैं, वो उसका वो शुद्धि का काम, ये मेंटल परगेटिव का काम करते हैं, मानसिक शुद्धि इससे होती है। तो मूलबंध करते हैं तो ये सारी अंदर के ब्लॉक्स वगैरह निकल जाते हैं और एक प्रकार की मानसिक शुद्धि हमारे अंदर होती है। और तावरिया जी सबकॉन्शियस जो हमारे मेमोरी पूल्स है उसको सबकॉन्शियस कहते हैं, कि जो पिछले के हिस्से में, पिछला हिस्से के अंदर जो मेमोरी पूल है, जहाँ मेमोरी पड़ी है 2A और 2B या 3A या 3B, तो उसको तावरिया जी सबकॉन्शियस कहते हैं। इट इंक्रीजेज द एक्टिविटी ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, लोअरिंग ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड ब्रेन वेव्स। वाह! तो ये जब होता है इसके द्वारा, ये जब मूलबंध का अभ्यास होता है तो क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक की एक्टिविटी जो नॉर्मल कोर्स में हमारे अंदर बहुत कम होती है, पैरासिम्पैथेटिक एकदम डल है हमारे अंदर, सिंपैथेटिक ही ज़्यादा काम करती है। तो पैरासिम्पैथेटिक का काम यहाँ फास्ट हो जाता है, वो एक्टिव हो जाती है। उसके कारण क्या होता है कि हमारा जो ब्रीदिंग जो है, जो ब्रीदिंग फास्ट चलता है उसके बदले वो धीरे धीरे करके स्लो हो जाएगा, और हार्ट रेट भी जिनके हार्ट रेट भी ज़्यादा होते हैं वो भी स्लो हो जाएगा। फिर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो वो कम हो जाएगा, और ब्रेन के अंदर जो वेव्स चलते हैं, अल्फ़ा बीटा वगैरह जो वेव्स है वो भी कम हो जाएगा। अल्फ़ा वेव्स कम होके फिर बीटा वेव्स कम होके अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये योग के अंदर हम जानते हैं, तावरिया जी कहते हैं कि भाई योगी का और जो कोई अच्छा साधक है उसके जो हार्ट रेट है वो 60 के आजू बाजू चलने चाहिए, 58 to 60 हार्ट रेट होने चाहिए। और ब्रीदिंग तो हम जानते हैं कि भाई 12 साइकिल्स पर मिनट हमारा होना चाहिए। तो पैरासिम्पैथेटिक जब वो काम करनी चालू हो जाएगी तो ये चीज़ें बहुत आराम से, बहुत आसानी से हो जाएगा। Physiological research says that mental tension and anxiety are absorbed into muscle structure of the body in the form of spasm or rigidity. अब ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हम जानते ही नहीं है, या हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे कि हमें टेंशन होता है या एंग्जाइटी होती है तो हम उसको एक मेंटल लेवल की क्रिया समझ के उसको छोड़ देते हैं, पर उसका प्रभाव जो है वो मस्कुलर लेवल तक आता है और हमारे मसल जो है वो उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो इसीलिए देखोगे आपकी जो लोग ज़्यादा टेंशन में रहते हैं उसका बॉडी का जो मसल्स होता है वो मसल जो है वो ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं उसके अंदर, और आगे जाके एक पॉइंट ऐसा आता है कि उसके अंदर स्पाजम्स चालू हो जाते हैं, मतलब एक प्रकार का संकोचन, जो मसल्स है वो एकदम सिकुड़ जाते हैं और उसके अंदर फिर एक प्रकार का पेन उत्पन्न होता है, और मसल्स के अंदर रिजिडिटी आ जाती है, जड़ बन जाते हैं। तो मसल्स को अब देखो कि टेंशन तो हम डायरेक्ट तो रिलीज नहीं कर सकते, मसल्स तो रिलैक्स कर सकते हैं,
तो अगर आपको ये कोई भी एक्सरसाइज ऐसी आती है कि जिसके द्वारा आप मसल को रिलैक्स कर सकते हैं, तो अपने आप में आपके अंदर मेंटल टेंशन पड़ा है, जो एंजाइटी पड़ी है, वो अपने आप में चली जाएगी। और इसीलिए तावरिया जी ने हमें ETR एक्सरसाइजेज दी है कि जिसके अंदर हम आर्टिफिशियली टेंशन को बढ़ाते हैं मसल्स के अंदर और फिर इसको रिलीज करते हैं। तो टेंशन रिलैक्सेशन ये करने से मसल्स के अंदर ये जो टेंशन और एंजाइटी वगैरह पड़ा है, जो एब्सॉर्ब हो गया है, उसको हम फ्री कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ETR जो लोग अच्छी तरह करते हैं एकदम कॉन्सेंट्रेटेड रूप में, उनको ये अनुभव होता है। दिस कॉल्स फॉर मसल्स रिलैक्सेशन थेरापी एंड द टेक्निक ऑफ द एक्सैगरेट टेंशन इन द मसल्स ग्रुप एंड स्लोली रिलैक्सिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ETR में हम यही करते हैं कि हम एक्सैगरेट करते हैं टेंशन को मसल्स के अंदर और फिर हम इसको रिलैक्स करते हैं। तो इसके द्वारा हमारे अंदर जो ब्रेन के अंदर जो टेंशन पड़ा है वो भी रिलीज हो जाता है। तो ये साइंस ने भी इसका रिसर्च किया है और ये एक अच्छी बात है कि इस तरह की थेरापी डेवलप हो रही है, जिसके द्वारा लोगों का जो टेंशन है वो इससे मुक्त हो सकते हैं। In Mulbandh, several muscle groups connected to the perineal body are contracted and held for some duration and then relaxed. Thus, all physical and mental tensions are relaxed. But these a part of the total benefit. अब जैसे ऊपर यहाँ जो बात की है कि मसल्स को टेंस करो और रिलैक्स करो और उसके द्वारा टेंशन को कम करो, यही चीज़ मूलबंध के अंदर भी ये हो जाती है कि जब मूलबंध को बार बार हम करते हैं तो वो एरिया जो है उसके अंदर बहुत प्रकार के मसल्स ग्रुप है इस एरिया के अंदर, पेरिनियल बॉडी के अंदर, और उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर उसको रोक देते हैं और फिर उसको रिलैक्स करते हैं। तो उसके द्वारा हमारे अंदर जो फिजिकल और मेंटल टेंशन जो होता है वो निकल जाता है और एक रिलैक्सेशन का अनुभव होता है। पर ये तो जो बेनिफिट का एकमात्र भाग है, इट इज़ ए पार्ट। ये कोई मेन या इम्पोर्टेंट बेनिफिट नहीं है। हाँ, टेंशन कम होता है, ये एक बात अच्छी है, पर उसका जो बेनिफिट है या उसका जो हमें फ़ायदा लेना है वो तो प्राण के लेवल के ऊपर, प्राण के द्वारा चित्त की शुद्धि और उसके द्वारा मनोनिरोध का जो लक्ष्य है वहाँ तक पहुँचने के लिए उसका उपयोग हम करते हैं। द अनकॉन्शियस माइंड, that is memory pools, are stimulated so that suppressed mental energy, mental patterns is allowed to surface into conscious awareness. अब इससे एक और क्या होता है कि जो हमारे अंदर जो मेमोरी पैटर्न्स पड़ी है अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस के अंदर की, और जब ये क्रिया करते हैं तो क्या होता है कि वो एरिया को हम स्टिमुलेट करते हैं और उसके द्वारा जो मेंटल पैटर्न्स उस एरिया की है या मेंटल एनर्जी है वो रिलीज होती है, वो ऊपर आती है, सरफेस के ऊपर आती है और हम उसको कॉन्शियसली उसका अनुभव कर सकते हैं। मतलब कि जो हमारे अंदर दबी हुई चीज़ पड़ी है, हमारा अनकॉन्शियस के अंदर, सबकॉन्शियस के अंदर, हमारे अंदर क्या है वो भी हमें पता नहीं है। सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस के अंदर कभी कभार कुछ थोड़ा पता लगता है, पर जब ये क्रिया करते हैं तो क्या होता है कि इस एरिया को, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस को हम उत्तेजित करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, और उसके द्वारा जो हमारे अंदर ये जो वहाँ की एनर्जी, मेंटल एनर्जी पड़ी है या मेंटल पैटर्न जो पड़ी है सबकॉन्शियस की, वो जो है वो बाहर निकलती है और उसका हमें भान होता है। तब हमें अवेयरनेस में आता है कि देखो ये चीज़ भी मेरे अंदर पड़ी है, ये चीज़ जो है वो मेरे अंदर एक रुकावट के रूप में ये चीज़ पड़ी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें जो अंदर दबी हुई पड़ी है
वो एक फ़ायदा ये होगा कि ये सारी चीज़ें आपका अवेयरनेस का दायरे में आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि आपके सबकॉन्शियस के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, और ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी जो बिहेवियरल पैटर्न है उसका सब आधार जो है ये यहाँ से है। हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस में कुछ पड़ा है उसके कारण हम इस प्रकार का कुछ पर्टिकुलर टाइप का बिहेवियर करते हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि हमारे सबकॉन्शियस के अंदर ये है, तब फिर हम ये जो है हमारे पैटर्न को आसानी से चेंज कर सकेंगे। दिस रिलीज ऑफ इमोशनल एनर्जी इज कॉल्ड एब रिएक्शन in modern psychological terminology, and was a technique suggested by Freud, Brown and others. There are also drug abreaction. तो ये इमोशनल एनर्जी को जिस तरह मूलबंद करके रिलीज करते हैं, तो इस तरह की साइकोलॉजी के अंदर भी कुछ उसकी टेक्निक वो लोग अपनाते होंगे, और उसको एब रिएक्शन कहते हैं। और वो फ्रॉइड, ब्राउन वगैरह जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट एक ज़माने के हो गए, उन लोगों ने ये चीज़ को बताया था कि इस तरह इमोशनल एनर्जी रिलीज करने से ऐसे ऐसे फायदे हो सकते हैं। और यही चीज़ कई बार ड्रग के द्वारा भी होती है। जब ड्रग का सेवन होता है तो उसके द्वारा टेम्पररीली ये एनर्जी रिलीज हो जाती है और अच्छा लगता है, पर बाद में फिर वही चीज़ जो जैसा था वैसा ही हो जाता है। देर आर ऑल्सो ड्रग एब्रिएक्शन, बट मूलबंध इज एट मोर सटल लेवल। पर मूलबंध जो काम करता है वो सूक्ष्म स्तरों के ऊपर काम करता है, जहाँ ये दवा या दूसरी कोई थेरेपी काम नहीं करती है। रिच रिप्रेजेंटेड character armors as layer upon layers of defense mechanism। अब डिफेंस मैकेनिज्म हर व्यक्ति के अंदर होता है, एक बचाव की कामगिरी होती है। तो बचाव की कामगिरी जो है वो एक हमारे चारित्र का बख्तर के रूप में, आर्मर जैसे होता है ना, जो बख्तर होता है जो प्रोटेक्ट करता है, तो इस तरह का ये डिफेंस मैकेनिज्म को ये कैरेक्टर आर्मर या चारित्र बख्तर के रूप में ये रिक ने उसको बताया है। ये डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है कि जनरली कोई हमें कुछ भी कहता है तो हमारे अंदर एक हमेशा डिफेंस मैकेनिज्म आ जाता है, और एक हम अपने आप का बचाव करने लगते हैं। जब कोई कहता है कि भाई क्यों लेता है, तो हम डिफेंस मैकेनिज्म से ही बोल देते हैं कि हाँ ट्रैफिक ज़्यादा था तो इसके कारण लेट हो गया है, या कुछ ना कुछ जिसको हम एक्सक्यूज़ कहते हैं। तो एक्सक्यूज़ का कारण ये डिफेंस मैकेनिज्म है, उसके कारण इस तरह हम साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ये करते हैं, और उसके लेयर्स अपॉन लेयर्स हमारे अंदर पड़े हैं। इट रिप्रेजेंटेड द सॉलिडिफाइड हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट एक्टिव एट ए सर्टेन पीरियड ऑफ लाइफ, लिविंग ट्रेस इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल एंड मेंटल रिजिडिटी। तो जब कोई पेशेंट का इतिहास को हम जानते हैं और उसके अंदर जो एक कॉन्फ्लिक्ट पड़ा है उसको हम समझते हैं, तो पता चलता है कि उसके जीवन के अंदर कभी कोई ऐसी घटनाएं बनी है और जिसके कारण के वो फिजिकल और मेंटल लेवल के ऊपर ऐसा ट्रेस छोड़ जाते हैं, और उसके कारण फिजिकल और मेंटल रिजिडिटी, एक जड़ता आ जाती है। तो फिजिकल लेवल पर मस्कुलर लेवल पर रिजिडिटी आती है, और मेंटल लेवल पर एक प्रकार की ऐसी रिजिडिटी आती है कि जिसके अंदर व्यक्ति के अंदर बहुत आग्रह होता है। जो व्यक्ति के अंदर बहुत आग्रह होता है, समझो वो मेंटली बहुत रिजिड है, जो अपना ही मानता है और अपना ही करना चाहता है कि नहीं मैं कहूँ वही सच और वही सबको करना चाहिए या सबका करना पड़ेगा। तो ये मेंटल रिजिडिटी है, और उसका जो कारण जो है वो कुछ भूतकाल के अंदर कुछ इंसिडेंट्स या कुछ ऐसी घटनाएं बनी होती है, वो भी एक कारण होता है। द फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसप्लेजर
तो जब डिस्प्लेजर की एक सिचुएशन आती है तब ये डिफेंस मैकेनिज्म काम करने लगता है। जब जब डिस्प्लेजर होता है, कुछ अच्छी चीज़ नहीं होती है, हमें अंदर से अच्छा नहीं लगता है, तब ये डिफेंस मैकेनिज्म काम करने लगता है। रिच डेवलप वेरियस एक्सरसाइजेस डिजाइन टू रिलीज पेंट अप इमोशंस, एंजाइटीज एंड रिप्रेशन। तो ये जो हमारे अंदर जो ये दमन की हुई जो ये इमोशनल और एंजाइटी और दबाव जो है, दबी हुई चीज़ें हैं, उसको रिलीज करने के लिए ये रिक ने कुछ एक्सरसाइज भी उस समय डेवलप की थी। ही कॉल्स प्राणा बायो एनर्जी। तो जिसको हम प्राण कहते हैं, तो साइंस के पास तो ये शब्द नहीं, ये तो हमारा भारतीय या संस्कृत का शब्द है प्राण। तो चित्त, प्राण, ये सब संस्कृत के शब्द है। तो वो लोग इसको इस प्रकार की एनर्जी को सब समझने लगे हैं और उसको बायो एनर्जी कहते हैं, जैविक ऊर्जा, इस तरह उन्होंने नाम दिया है। बट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग द मूलाधार चक्र वी हैव मोर पावरफुल टेक्निक। मूलबंध इज ए साइकिक प्रैक्टिस विच ऑपरेट्स इन सुषुम्ना नाडी आफ्टर क्लीनिंग इट्स पैसेज। पर हमारे पास जो है वो तो एक बहुत पावरफुल टेक्निक है, जैसे कि मूलबंध एक टेक्निक है, ये प्राण की या बायो एनर्जी की टेक्निक है, पर ज़्यादा पावरफुल है दूसरी टेक्निक से। और ये मूलबंध का अभ्यास जब होता है तो उसकी साइकिक प्रैक्टिस होती है। अब साइकिक प्रैक्टिस क्या होती है ये आगे आएगा, पर साइकिक प्रैक्टिस के अंदर फिर हमें उसको फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक खाली अंदर अटेंशन डाला या एक विचार आया तो उसके साथ में ही वो अपने आप में मसल्स वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो मूलबंध अपने आप में लग जाता है। और ये सब होता है जब सुषुम्ना नाड़ी शुद्ध हो जाती है, तब फिर इस प्रकार की ये साइकिक प्रैक्टिस भी हम इसका अभ्यास भी कर सकते हैं। द चक्रास आर व्हर्लिंग vortice of energy which exists in astral body। अब चक्र क्या है कि एस्ट्रल बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट है, ऐसी जगह है कि जो एक हमेशा चक्रवात के रूप में घूमती रहती है। चक्र का मतलब ही ये है, चक्र का मतलब कि जो अपनी धरी के ऊपर एक्सिस होते हैं उसके ऊपर जो घूमता है उसको चक्र कहते हैं, चक्राकार या चक्रवात। तो हमारे जो चक्र होते हैं वो इस तरह कुछ घूमते रहते हैं। वो कुछ चक्र क्लॉकवाइज घूमते हैं, कुछ चक्र एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, पर ये एस्ट्रल बॉडी के अंदर इस प्रकार की एक वर्लिंग, ऐसे घूमने की एक स्थिति निर्माण होती है इस एरिया के अंदर, उसको चक्र कहते हैं। दे अकर एट द इंटरसेक्शन ऑफ ईडा एंड पिंगला अराउंड the sushumna and are psychosomatic points where mind and body touch each other। अब आप डायग्राम को देखेंगे तावरिया जी के बुक के अंदर, तो उन्होंने क्या बताया है कि एक सुषुम्ना नाड़ी जो है वो ऊपर की ओर जाती है मूलाधार से, और ईडा और पिंगला जो है वो इसको लिपटी हुई है एक ओर से और दूसरी ओर से, मतलब दोनों एक साथ में लिपटी नहीं है, उल्टा सुल्टा ये लिपटी है। जैसे कि ईड़ा है तो वो राइट टू लेफ्ट जाएगी, तो पिंगला है वो लेफ्ट टू राइट जाएगी। इस तरह दोनों धीरे धीरे करके लिपटे हुए ऊपर तक ब्रेन तक जाती है। तो ये क्रिया यहाँ उन्होंने बताई है कि ये जो चक्र कहाँ है उसकी यहाँ बात कर रहे हैं कि ईडा और पिंगला का जो सेंटर है सुषुम्ना के अंदर, वहाँ ये चक्र जो है इंटरसेक्शन के अंदर पड़े हुए हैं और वो साइकोसोमेटिक पॉइंट है। साइकोसोमेटिक मतलब कि जहाँ शरीर और मतलब फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी का जहाँ जुड़ाव होता है वो ये सारे चक्र के जो पॉइंट है वहाँ ही जुड़ा होता है। फिजिकल बॉडी और एस्ट्रल बॉडी जुड़े हुए हैं, और कहाँ से जुड़े हैं
ये सारे के सारे चक्र हैं, वहां से ये जुड़े हुए हैं। द सेवन मेन चक्रास आर, अब कौन से चक्र है 7 प्रकार के, वो बताते हैं। मूलाधार, दैट इज पेरेनियल बॉडी, स्वादिष्ठान टिप ऑफ उसिस, मतलब जो अंड होता है उसका आगे का हिस्सा। मणिपुर नेवल, अनाहत हार्ट, विशुद्धि थ्रोट, आग्ना बिटवीन आईब्रोज एंड very close related to Mulbandha Sahasrara, crown of head, but not considered because it does not lie within the part of Merudanda, spinal cord. Each chakra whirls at different frequencies. अब ये 7 चक्र जो बताए हैं, इसमें पहली बात तो ये है कि सबके सब स्पाइनल कोड के साथ जुड़े हुए हैं, सिवाय कि सहस्त्रार ब्रेन की एकदम ऊपर के छोर पर है, इसीलिए वहाँ स्पाइनल कोड तो खत्म हो जाती है। जहाँ ये हमारा जो पीछे का हिस्सा जहाँ मेमोरी होती है वो हिस्सा, या जिसको हम मेड्यूला ऑब्लेंगेटा कहते हैं, वो इस हिस्सा का पास में स्पाइनल कोड खत्म हो जाती है। और सहस्त्रार जो है वो तो एकदम ऊपर के हिस्से के अंदर है, इसीलिए सहस्त्रार को तावरिया जी चक्र के रूप में नहीं मानते हैं, पर बाकी के हैं वो चक्र है। और मूलाधार जितना ही दोनों मूलाधार और सहस्त्रार दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, कोई लिंक है उनके अंदर। तो ये नाड़ी द्वारा, क्योंकि एक पॉइंट के ऊपर नीचे की ओर मूलाधार है और उसका एकदम ऊपर का हिस्सा है, एंड पार्ट है, वहाँ ये सहस्त्रार है। तो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ में संबंधित है। और ये जो चक्र है वो जब घूमते हैं तो एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये घूमते हैं, हर एक चक्र की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। और दूसरा भी तावरिया जी कहते हैं कि जो नॉर्मल कोर्स में जो चक्र की फ्रीक्वेंसी या उसकी जो इंटेंसिटी होनी चाहिए वो सामान्य व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। तो हमारे चक्र भी जो है वो भी डल हो गए हैं। जब तक हम अच्छी तरह साधना नहीं करते हैं तो चक्र की जो एक रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और चक्र जितना डल होता है इतना हम मेंटली भी डल होते जाते हैं। तो क्योंकि ऊपर क्या देखा हमने कि चक्र जो है वो जनरेटर्स है, वही तो ऊर्जा बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर लाता है। अगर चक्र सही ढंग से घूमेंगे, सही फ्रीक्वेंसी से घूमेंगे, तो बॉडी के अंदर बहुत सारी ऊर्जा हमारे अंदर आती रहेगी। दे रिसेंबल मिनिएचर सन्स। तो चक्र कैसे है कि जैसे छोटे छोटे सन्स जो है, सूर्य जो है, इस तरह के ये चक्र भी ऐसा लगता है कि जैसे छोटे छोटे सूर्य हमारे अंदर डाल दिए हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर वगैरह वगैरह। These chakras are perpetually rotating and into the hub of each force from higher world flows in। तो ये चक्र के अंदर वो चक्र घूमते रहते हैं, उसके हब के ऊपर, उसके केंद्र जो होता है वहाँ से वो परपेचुअली घूमते रहते हैं। पर उसके अंदर जो आता है, ये फ्लो कहाँ से आता है, तो हायर वर्ल्ड है, मतलब कि जो प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति के अंदर जो प्राण पड़ा है, प्रकृति के अंदर जो ऊर्जा पड़ी है, वो यहाँ से अंदर होती है। तो ये जब घूमने का काम करता है तो वो ये हायर वर्ल्ड से अंदर फोर्सेस या ऊर्जा जो है वो हमारे अंदर आती है। तो चक्र का काम बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर चक्र ढंग से काम नहीं करते तो फोर्स को उसको अट्रैक्ट करना चाहिए, प्रकृति के अंदर जो शक्ति पड़ी है वो हमारे अंदर बॉडी ब्रेन सिस्टम में लानी है। तो जितना चक्र अच्छी तरह काम करेगा इतनी वो शक्ति को खींच पाएगा। विदाउट दिस इनरश ऑफ एनर्जी फिजिकल बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट। तो ये अगर चक्र की कामगिरी नहीं होती है तो फिजिकल बॉडी काम नहीं करेगा, क्योंकि जो हमारे अंदर ये चक्र जो ऊर्जा को खींचते हैं और वो
उसका डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी का होता है। द क्योशोश that is pressure points and shiatsu acupressure points of the Japanese also resemble these points. Each chakra has 18 attributes, physical, mental and psychic. अब जो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के अंदर आप जानते होंगे कि कुछ पॉइंट्स होते हैं और वो पॉइंट्स को चार्ज किया जाता है या प्रेशर से या निडल से, और उसके द्वारा भी जो एनर्जी जो है उसको रिलीज की जाती है। जो एनर्जी ब्लॉक हो जाती है वो मसल्स के अंदर उसको रिलीज की जाती है। तो जिस तरह हम ये चक्र के द्वारा, चक्र के अंदर चक्र का और बंधों का जब अभ्यास करते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, इस तरह सेम वे ये एक्यूप्रेशर वगैरह के पॉइंट के द्वारा भी हम ये चीज़ को ये कर सकते हैं। और शायद उसका वो रिसेंबल जो है वो चक्रों के साथ भी इस पॉइंट का कोई संबंध उन लोगों ने देखा होगा। और हर एक चक्र जो है वो उसके 18 प्रकार के गुण या लक्षण है, और वो 18 में फिजिकल, मेंटल और साइकिक तीनों लेवल के ऊपर इसके चक्र के 18 गुण या लक्षण उसके होते हैं। द मूलाधार है 4 पेटल्स। अब मूलाधार कैसा है चक्र, उसका यहाँ वर्णन करते हैं कि मूलाधार को 4 प्रकार की पंखुड़ियाँ होती है। इट इज डीप येलो स्क्वायर विथ ए रेड ट्रायंगल। तो ये सब आप इसके फोटोग्राफ्स, कलर्स वगैरह इंटरनेट पर भी और कोई अच्छी योग की किताब होगी उसके अंदर आप देख पाओगे कि वो कैसा है। स्क्वायर जैसा है, एक चौरस है स्क्वायर में, और उसके अंदर रेड कलर के ट्रायंगल है, और जो स्क्वायर है वो येलो, डीप येलो है। एन एलिफेंट विथ 7 ट्रंक्स। अब उसका वाहन क्या है? एलिफेंट है, हाथी है, 7 सूंड वाला हाथी है। हम नॉर्मल 1 सूंड का देखते हैं, पर इसका वाहन जो है मूलाधार का 7 सूंड वाला हाथी है। इट इज द ब्रह्म ग्रंथि एंड इज टू बी ब्रोकन टू रिलीज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो मूलाधार चक्र को ब्रह्म ग्रंथि भी कहा जाता है शास्त्रों के अंदर, और उसको तोड़ना पड़ता है, वो जो ग्रंथि वहाँ है उसको, ताकि अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी पड़ी है वो रिलीज हो सके। विद इन इट इज ए लिंग मेल प्रिंसिपल इंटरलॉक विथ फीमेल क्रिएटिव कोर्स। तो स्त्री की सृजनात्मक शक्ति और पुरुष का जो अंग है वो दोनों इंटरलॉक इसके अंदर है, इस तरह का बताया जाता है। द लोकेशन इज 2 फिंगर अबव एनस। अब मूलाधार का लोकेशन कहाँ है? तो एनस से 2 फिंगर अबव, ऊपर, दो अंगुलियां ऊपर की ओर एनस से है। बिटवीन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो आगे का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो पीछे जो एक्सक्रीशन, जो हम जो स्टूल वगैरह का जो त्याग करते हैं, ये दोनों के बीच का हिस्सा है, वो ये मूलाधार का हिस्सा है। द सैकोकॉक्सियल प्लेक्सस। दिस चक्र हैज ए डायरेक्ट लिंक विथ आज्ञा एंड इंट्यूशन इज अवेकन। अब मूलाधार से का आज्ञा के साथ भी चक्र है। जो ऊपर बताया था कि मूलाधार का सहस्त्रार के साथ में वो रिलेटेड है, पर यहाँ जो है वो ये आज्ञा के साथ में इसका ये है, संबंध है। और आज्ञा चक्र का क्या है? वो इंट्यूशन का चक्र है। हमारे अंदर जो आंतर प्रेरणा होती है, कई बार हमें कुछ चीज़ों का आगे से पता लग जाता है और लगता है कि भाई ऐसा हो सकता है, तो वो इंट्यूशन की शक्ति है। तो ये चक्र जो है वो आज्ञा चक्र के साथ में मूलाधार चक्र लिंक में है, और ये शक्ति आंतर प्रेरणा की शक्ति को जागरूक कर सकता है। The 2:8 रेशियो डायग्राम 1 is transformed into 5:1, that is diagram 1:2
एंड एस्टेब्लिश फर्मली, दैट इज डायग्राम 3A। तो जब ये मूलाधार का इस तरह का अभ्यास होता है और मूलाधार फुल फ्लेज काम करना चालू करता है तो रेशियो भी बदल जाता है। हमारा IESM का जो रेशियो है 2482 का, वो चेंज होके 5221 का रेशियो इंटेंसिटी बन जाती है। और फिर वही चीज़ आगे जाके 3A तक जो है वो जब एस्टेब्लिश हो जाती है तो वो 3A बन जाती है। तो मूलबंध का इतना महत्व है मूलाधार का महत्व है और मूलबंध का भी है, क्योंकि मूलाधार को हम ठीक कर सकते हैं ये मूलबंध द्वारा। द व्हील ऑफ कर्म सीजेस एंड ऑल अननेसेसरी मूवमेंट सीज, द फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड स्लो डाउन appreciably and even cease, ego dissolves and ignorance is replaced by wisdom, pure consciousness prevails। तो ये जो है ये इतने गहरे फायदे यहाँ बताते हैं कि व्हील ऑफ कर्म, जो हमारा जो कर्म का जो चक्र चल रहा है, कर्म करते हैं और उसका फल भुगतना पड़ता है, कर्म करते हैं और फिर उसका फल कुछ न कुछ मिलता रहता है। तो वो चक्र जो है कर्म का चक्र, जैसे बुद्धिज्म में कहते हैं व्हील्स विद इन व्हील्स, तो वो अटक जाता है एक तो। और जो अननेसेसरी कोई भी मूवमेंट है वो भी बंद हो जाती है। फिर चित्त की जो चंचलता है वो स्लो हो जाती है और फिर आगे जाके चित्त की चंचलता संपूर्ण रूप में बंद हो जाती है। जो अहम जो है वो अहंकार डिजॉल्व हो जाता है, वो पिघल जाता है और जो अज्ञान है उसके बदले में ज्ञान वहाँ फिर रिप्लेस हो जाता है। प्योर कॉन्शियसनेस प्रिवेल। तो ये 3B की स्थिति है। ऊपर तक 3A का बताया, यहाँ 3B की स्थिति है कि अभी कॉन्शियसनेस जो है वो पूरी की पूरी फैल जाती है। द वर्ड कुंडलिनी इज डिप्राइव्ड फ्रॉम द 2 words कुंडल एंड कुंड। द फॉर्मर मीन्स कॉइल्ड एंड द लेटर मीन्स ए वेल और पिट। तो कुंडलिनी शब्द हम जानते हैं कि भाई कुंडलिनी सुषुम्ना के छोर के ऊपर, कुसुम जो जहाँ सुषुम्ना है, जहाँ बंद है सुषुम्ना, मूलाधार के पास में जो सुषुम्ना का जो छोर है, वहाँ जो एक सुषुप्त शक्ति पड़ी है उसको कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। और वो कॉइल के रूप में है, ऐसे राउंड में कॉइल जैसी होती है, इस तरह उसका शेप होता है। और ये 2 शब्द से बना है कुंडलिनी शब्द, कुंडल और कुंड। तो एक का अर्थ जो होता है कॉइल जैसा और दूसरे का अर्थ कुआं या खड्डा ऐसा होता है। इट इज कॉइल्ड अराउंड शिवलिंग एंड रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी इन ह्यूमन बीइंग। तो हम जब कोई शिव मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग देखते हैं, तो वहाँ भी हम सिंबॉलिकली देखते हैं कि जैसे कोई एक भुजंग या जिसको हम नाग कहते हैं, वो वहाँ कॉइल के रूप में शिवलिंग के ऊपर लिपटा हुआ होता है। तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी है और हमारे व्यक्ति के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर भगवान ने ये सुसुप्त शक्ति के रूप में रखा हुआ है, उसको जागृत करना पड़ता है। और सरपंच मतलब भुजंगी, मतलब कि नाग को कहते हैं। इट इज स्पिरिचुअल फायर, द कॉस्मिक एनर्जी। इट पियर्स 3 मेजर चक्रास और ग्रंथीज, दैट इज साइकिक नोट्स, द ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि एंड रुद्र ग्रंथि, दैट इज मूलाधार, अनाहत एंड आज्ञा। तो ये क्या करती है, कुंडलिनी जो शक्ति जो है वो तीनों ग्रंथियों को का छेदन करती है। वो ग्रंथि मतलब साइकिक नोट्स है, और वो क्या है कि एक है ब्रह्म ग्रंथि, दूसरी विष्णु ग्रंथि और तीसरी रुद्र ग्रंथि है। और तीनों का एरिया जो है, एक का मूलाधार है, दूसरा अनाहत है और तीसरा जो है आज्ञा का रुद्र ग्रंथि है, आज्ञा के अंदर। बाय द प्रैक्टिस ऑफ द 3 बंधास, मूल, उद्यान एंड जालंधर, द 16 वाइटल पार्ट्स आर क्लोज and so awareness becomes introvert with no means of escape and meditation take place.
तो जब तीनों बंदों का एक साथ में अभ्यास किया जाता है तो 16 प्रकार के जो वाइटल पार्ट्स है हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम के अंदर, वो बंद हो जाता है और जो है अवेयरनेस जो है वो फिर अंतर्मुखी बन जाती है। अभी हमारी अवेयरनेस क्या है कि बाहर जाती रहती है हमारी पांचों इंद्रियों से और दूसरे जो पार्ट्स है वहाँ से हमारी जो ये ऊर्जा जो है वो बाहर चली जाती है, वो फिर इंट्रोवर्ट हो जाएगी, अंदर की ओर अंतर्मुख हो जाएगी और फिर अवेयरनेस को कोई भागने का कोई चांस नहीं मिलेगा। और जब ये चीज़ बनती है तब रियल मेडिटेशन जिसको कहते हैं वो फिर घटित होता है। कन्वर्सली मूलबंध टेक्स प्लेस इफ मेडिटेशन हैज टेकन प्लेस, शोविंग क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड प्राणा। अब क्या होता है, हम तो यहाँ क्या करते हैं कि भाई मूलबंध करते हैं, मतलब मूलबंध का अभ्यास करके मेडिटेशन के अंदर जाते हैं, पर कभी कभार अपने आप में अगर मेडिटेशन लग भी जाता है तो वहाँ मूलबंध अपने आप में हो जाएगा, तो वहाँ मूलबंध करने की जरूरत नहीं। ये दोनों इंटरलिंक है, दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है माइंड और प्राण का। इसलिए जब माइंड शांत हो जाता है तो वो अपने आप में मूलबंध लग जाता है, मतलब कि प्राण की क्रिया वहाँ अपने आप में हो जाती है। द ब्रेथ स्टॉप्स इन कुंभक एंड योगी रीचेज द सोर्स। अब उस दौरान क्या होता है, जैसे ऊपर देखा ना, केवल कुंभक हो जाता है तो एक कुंभक हो जाता है और जो स्रोत है, सोर्स है, वहाँ फिर योगी पहुँच जाता है। There is a total restraint on modification and the universal divine mind blesses the individual with the quality of all knowingness। तो ये फिर से 3D की स्थिति यहाँ उत्पन्न होती है कि यहाँ रिस्ट्रेंट ऑफ मॉडिफिकेशन, मतलब चित्तवृत्ति का यहाँ निरोध हो जाता है, चित्तवृत्ति अंकुश में आ जाती है और यूनिवर्सल डिवाइन माइंड का एक आशीर्वाद जैसे कि ये साधक को मिलता है और ऑल नोइंगनेस की जो स्थिति, जो यूडीएम की स्थिति है, वो उसके अंदर भी बन जाती है। एट फर्स्ट देयर इज पेन एंड बर्निंग इन द स्पाइन एंड वन फील्स द सेंसेशन ऑफ स्पिरिचुअल करंट, द प्लेस वेयर इट रेस्ट इन द बॉडी फील्स लाइक फायर। अब जब ये शक्ति उठती है तो क्या अनुभव होता है कि जैसे कि ये कुंडलिनी शक्ति जागती है तो क्या होता है, जैसे कि स्पाइन के अंदर एक कुछ जलता है, बर्निंग जैसी एक अनुभूति होगी और थोड़ा सा पेन, एक दर्द के अंदर महसूस होगा और कोई एक प्रकार का करंट ऊपर की ओर जा रहा है, इस तरह का की संवेदना, सेंसेशन मिलेंगे। और वो जैसे ऊपर का बर्निंग, तो यहाँ भी ये फायर जैसे कि उस एरिया के अंदर, बॉडी के अंदर एक फायर का जैसा अनुभव होता है। द इंडिविजुअल फील्स दैट ही और सी इज वॉचिंग व्हाट इज हैपनिंग विद इन द ब्रेन एंड माइंड। तो साधक जो है उस दौरान वो एक देखता है, अनुभव करता है कि क्या ब्रेन और माइंड के अंदर क्या चल रहा है। एट दिस स्टेज इन सम केसेस वेयर गाइडेंस इज मिसिंग, इमोशनल इम्बैलेंस कुड टेक प्लेस। अब देखो ये एक चेतावनी है, कई लोग ये किताब वगैरह पढ़कर और इसके इतने सारे बेनिफिट देखकर प्रयोग करने चालू हो जाता है, चालू कर देते हैं। तो यहाँ एक मुश्किल ये है कि कभी कभार गाइडेंस नहीं मिलता है और गलत रूप से हो जाता है तो इमोशनल इम्बैलेंस आ जाता है, व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का डिस्टर्बेंसेस आ जाता है, वो इमोशनल बिहेवियर जो है वो उसका कुछ गड़बड़ी वाला हो जाता है। तो हमेशा ये सारी चीज़ें गाइडेंस लेकर ही करनी चाहिए। गाइडेंस फ्रॉम ए गाइड इज नेसेसरी, इट विल देन गिव ए बैलेंस माइंड इन ऑल द ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस एंड वन स्टैंड्स ऑन द
threshold of infinity. It brings a dramatic change in one's life. तो गाइडेंस के साथ एक तो करना चाहिए, और इस तरह करने से जो हम जो आजमाइश करते रहते हैं तो वो आजमाइश वगैरह का खतरा टल जाएगा, और एक बैलेंस माइंड हमारे अंदर आ जाएगा, और हम जो इन्फिनिटी है, जो अनंतता है, उसके आंगन के अंदर हम वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे। और उससे बड़ी बात ये होती है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर एक ड्रामेटिक चेंज आ जाता है, एक प्रकार का ऐसा चेंज कि वो भी सरप्राइज होता है कि ये किस तरह इस तरह का चेंज मेरे अंदर आ गया। मूलबंध इज प्रैक्टिस विदिन मूलाधार। कुंडलिनी rises on pranic and psychic levels and needs mental and psychic awareness. अब मूलबंध जो है वो मूलाधार एरिया के अंदर उसका अभ्यास होता है, और कुंडलिनी शक्ति वहाँ से जब जागती है और वो प्राणिक और साइकिक लेवल के ऊपर वो ऊपर चढ़ती है, राइज होती है, पर वहाँ मेंटल और साइकिक अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है। कॉन्ट्रैक्ट द मूलबंध चक्र बाय द थॉट एलोन, दैट इज फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन, फिजिकल एंड मेंटल कॉन्ट्रैक्शन, एंड देन साइकिक कॉन्ट्रैक्शन बाय स्टेजेस। तो यहाँ 3 स्टेज या 3 तबक्का बताया है कि पहले तो मूलबंध हम फिजिकल कॉन्ट्रैक्शन से करते हैं, ये जो पेरेनियम है उसको दबाते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फिर जो है वो थोड़ा फिजिकल और थोड़ा मेंटल होता है, इसके अंदर हम थोड़ा सा ही फिजिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं, ज़्यादा मेंटली उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रयत्न करते हैं, और लास्ट के अंदर वो साइकिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब एक विचार आता है या आपका अटेंशन वहाँ जाता है पेरेनियम के ऊपर और वो कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाता है। फिर फिजिकल प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये अंत में ये उत्तम प्रकार का साइकिक कॉन्ट्रैक्शन, ये उत्तम प्रकार का बंध है। वन मस्ट होल्ड ऑन टू कंफर्टेबल पोजिशन फॉर 15 to 30 minutes and external pressure is applied to perineum to trigger of मूलाधार। अब यहाँ कुछ टेक्निक तो इसको नहीं कह सकते, पर ऐसा बताया कि भाई 15 से 30 मिनट तक आप आराम से बैठो, और फिर जो आपका जो एक्सटर्नल प्रेशर पेरिनियम एरिया के ऊपर इस तरह लाओ कि जो मूलाधार तक, पेरिनियम से मूलाधार तक वो प्रेशर पहुंच सके। इन द सिटिंग पोजीशन, अब ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपको जानना है कि ये एरिया कौन सा है हमारे अंदर, मूलाधार का एरिया या मूलबंध में जो एरिया को हमें खींचना है वो कौन से एरिया से खींचना है, वो यहाँ बताते हैं, वो समझिए। इन द सिटिंग पोजीशन प्लेस ए फिंगर अगेंस्ट द पॉइंट अप्रोक्सीमेटली बिटवीन सेक्स ऑर्गन एंड एनस। अब आपको क्या करना है, अगर ये एरिया को जानना है कि भाई कहाँ से हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो जो हमारा सेक्स ऑर्गन है और पीछे एनस है उसके बीच में का हिस्सा है, वहाँ हमें एक फिंगर हमें रखना है, और ये सिटिंग पोजीशन में बैठ के ये करना है। पालसी मारकर बैठिए और फिर ये यहाँ एक उंगली रखिए, फिर क्या करना है, इनहेल, श्वास लेना है, कॉन्ट्रैक्ट द पेरिनियम एंड इफ द पॉइंट वेयर फिंगर इज प्लेस्ड राइज, दैट इज लिफ्टेड अपवर्ड इनटू द बॉडी, देन द पेरिनियम इज कॉन्ट्रैक्टेड। अब आपका पेरिनियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि नहीं, वो किस तरह पता चलेगा कि आप जब श्वास लेते हैं और उस दौरान आप थोड़ा वहाँ से उसको पेरिनियम को कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रयत्न करिए, और उससे क्या होगा कि आप ऐसा महसूस करोगे कि जो आपने फिंगर वहाँ रखा है वो जैसे कि अंदर की ओर जा रहा है, और अंदर की ओर जैसे कि एक छोटा सा, एक इसको होल तो नहीं कह सकते, पर एक ऐसा जैसा एक छोटा खड्डा जैसा है, या एक छोटी सॉफ्ट चीज़ आपको महसूस होगी, जहाँ एक छोटा सा भाग को, और वो ऐसा आप फील करोगे कि अंदर की ओर जाता हुआ ऐसा आपको महसूस होता है, तो समझना है
कि पेरिनियम ये एरिया का है और वहाँ से ये पेरिनियम कॉन्ट्रैक्ट होता है. If this takes place without movement of anus or penis, then one has succeeded in isolating perineal body. अब ये जब करते हैं तब उस दौरान हमारा एनस का या पेनिस का कोई भी मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए. विदाउट उसकी मूवमेंट के द्वारा, उसकी मूवमेंट बिना अगर ये पार्ट को हम आइसोलेट करके खींच सकते हैं तो वो सही पेरिनियल बॉडी का हिस्सा होगा. लास्ट में नोट, प्लीज डू नॉट प्रैक्टिस एनीथिंग ऑन योर ओन सो फार. ओनली स्टडी द नोट्स so that you prepare yourself for an experience which is to be approached with due respect and care. There will be many preliminary practices before the Mulbandh is practiced. ठीक है, तो यहाँ उन्होंने एक खास चेतावनी दे दी है. ये पेपर पढ़ के आप इसका अभ्यास मत करना. अभी आप एक नॉलेज के लिए ठीक है, आप जान लो इसको, और दूसरी बहुत सारी क्रिया हमें करनी है. उसके बाद में फिर मूलबंध की प्रैक्टिस के ऊपर हम आएंगे. तो यहाँ पूर्ण करते हैं, काफ़ी समय हो गया है, तो हमारी मीटिंग 26 यहाँ कंप्लीट होती है.